और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के बच्चों को 11th एंड 12th के जो है प्यारे से उनको मैं ओसी एंड एसपी पढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ना, कौन सा है आओ देखो यार, ओसीएम का ये लेक्चर है। लेसन नंबर 3 चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप या कह लो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लेक्चर नंबर 2 आपके लिए आ चुका है दोस्तों। तो यार वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आई होप आप सभी ने इसको शेयर कर दिया है और दोस्तों लाइक भी कर दिया है। और अगर जो बच्चा पहली बार आया ना, कोई बात नहीं, आप पहले पूरा वीडियो देखना, अगर आपको समझ में आता है तब आपको ये सब करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, भरोसा रखो, टेंशन ना लो। बाकी आज के जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में अगर ये आता है तो ये बहुत स्कोरिंग है। इसमें आपको दोस्तों हेड पॉइंट्स भी आप मतलब देखो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो यहाँ पे हेड पॉइंट्स। आप थोड़ा सा रिलेटिव लिखना, थोड़ा सा रेलेवेंट लिखना, ठीक है। पता चला कुछ और लिख के आ रहे हो आप, एकदम अलग सा ही हेड पॉइंट्स जिसका कोई सेंस नहीं बनता, तो फिर उसके भी मार्क्स नहीं बनेंगे। और दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। बाकी इतने टाइम तक आपको कोई भी अगर चीज में कोई डाउट थी, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, ऐसे प्यार दिखाना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज इसको जाकर चेक कर लो। बाकी दोस्तों स्टार्ट करते हो, है ना। सब मुझे पता, आप सारी फॉर्मेलिटीज एंड ऑल सब कुछ कर दोगे आप, और अब सीधा बढ़ते इस पे। हाँ वैसे एक बच्चे का डाउट था, सर ये इसको स्पेल कैसे करेंगे, ये एंटरप्रेन्योर है एंटरप्रेन्योर है, क्या बोलूं सर। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको सही लगे। आप एंटरप्रेन्योर बोलो वो भी राइट है, एंटरप्रेन्योर बोलो वो भी राइट है। लोगों का तरीका है अपने अपने से क्या बोलते हो वॉइस को यूज करने का, आप भी जैसे आपको सही लगे वैसा करो। चलो भाई, आपको बस मतलब पता है ना उसका, वो जरूरी होना चाहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या मतलब आज का पहला टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप ये आंसर अगर एग्जाम में लिखना आएगा तो आप कैसे लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको एंटरप्रेन्योर क्या होता है पहले आपको उसका एक इंट्रोडक्शन देना है। उसका इंट्रोडक्शन करीबन 4 to 5 पॉइंट्स मुझे चाहिए। ये लेसन में अगर आपको स्कोर करना है ना, तो आपको इसके इंट्रोडक्शन पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ यही लेसन नहीं, पूरा ओसी पूरा एसपी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन और लास्ट का कंक्लूजन इस तरह से लिखना है कि जो चेकर होगा ना वो देख के ही खुश हो जाए, वो बीच में से भी हेड पॉइंट्स करके आगे बढ़ेगा। आपको कुछ इस तरह से लिखना है पेपर चेकर का, आपको साइकोलॉजी समझनी है उसकी। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में जिसमें पहला है दोस्तों इनोवेशन। देखो यार दोस्तों, आई होप आप सभी को इनोवेशन का मतलब पता ही होगा। कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया इनोवेट करना, ऐसा कुछ इन्वेंट करना जो आज तक कभी इस दुनिया में आया नहीं है। कुछ ऐसा नया चीज लाना सो दैट हर कोई सिर्फ आपको ही देखे। अगर किसी को वो सामान चाहिए रहेगा वो सिर्फ आपसे ले। क्यों आपसे ले? क्योंकि आपने कुछ इन्वेंट किया है, वो ऐसी चीज वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है, अगर उसको सक्सेसफुल बनना है, एक मार्केट में उसको कैप्चर बनानी है अपनी, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग सा, कुछ नया सा, सो दैट वो लोगों के नजर में आए। और अगर लोगों को कुछ चाहिए रहे तो यार मुझे तो इससे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके ही पास है। आपको कुछ एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनेशन यानी कि दोस्तों एक जज्बा होना चाहिए कि भाई मेरा जो भी बिजनेस है ना, उसका ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये मेरा बिजनेस का करंट ऑब्जेक्टिव है। तो आपके पास वो एक जज्बा होना चाहिए, वो आप उस चीज को कंप्लीट करने के लिए पूरी डेडिकेशन लगाओ। कुछ इस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, भाई मुझे करना है मतलब करना है, ऐसा एक फंक्शन होता है किसका, एंटरप्रेन्योर का। डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केट, दोस्तों आपका जैसा भी मार्केट हो, आप प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट में हो या आप सेल्स मार्केट में हो, या जो भी आपका बिजनेस है, आपको दोस्तों अपने मार्केट को डेवलप करना है। जैसे कि आप डेवलप कैसे करोगे, बच्चा कह रहे हैं, जैसे दोस्तों समझो आप पहले प्रोडक्शन जो करते थे वो पहले 100 गुड्स की करते थे। अब आपको अपने मार्केट को भी डेवलप करना है। पहले दोस्तों आप जितने भी प्रोडक्ट्स एस्टेब्लिश करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, समझो 100 गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते थे। आपको अपने बिजनेस को कुछ इस तरह से डेवलप करना है कि लोग ये 100 के लिए नहीं, वो ऐसा तरसते थे कि काश ये 100 गुड्स नहीं यार 200 या 500 होता तो हम सभी को भी मिल पाता। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, शायद आप सभी को पता ही होगा, स्नीकर कम्युनिटी करके भी एक कम्युनिटी है दोस्तों। वहां पे ना जो भी कम्युनिटी का पार्ट है दोस्तों, वो जो हर कोई है वो स्नीकर्स का, यानी कि आप शूज के लो, शूज का दीवाना है। ठीक है, लोगों के पास 10-10 लाख 5-5 लाख का आप कह सकते हो दोस्तों शूज है, स्नीकर्स है। अब ये इनके पास क्यों है और उसकी वैल्यू इतनी हाई क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, उसका जो मार्केट में स्टॉक है ना, वो स्टॉक बहुत कम है। लाइक दोस्तों जब नाइकी या कोई भी और कंपनी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, ठीक है, जब वो शूज रिलीज करते हैं ना, तो वो पता है कितने रिलीज करते हैं। लाइक वो लाखों में उसको प्रोड्यूस नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा 1000 प्रोड्यूस करते हैं, या चलो 5000, 10,000 मैक्स टू मैक्स। अब सोचो इतनी रेयर चीज
कितने कम लोगों के पास होगी, अपने दुनिया में कितने सारे लोग हैं और हर कोई दीवाना है इस चीज का। तो उस चीज पे क्या हो रहा है ना, मार्केट डेवलप हो रही है। आपको कुछ इस तरह का एंटरप्रेन्योर बनना है। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ अ मार्केट कुछ इस तरह से होगी। अब देखो यार, आप इसी पॉइंट से ना ये पूरे पूरे पॉइंट्स को समझ सकते हो। नाइकी क्या कर रही है, इनोवेट कर रही है, इन्वेंट कर रही है। कुछ अपने स्टिकर्स में वो लोग छेड़छाड़ करते हैं, उसको और डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आपको पता होगा शूज भी कैसे होते हैं ना, टेक्नोलॉजी से ही बनते हैं, सीधी सी बात है। तो जो टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो दोस्तों कम इलेक्ट्रिसिटी में, कम मैन पावर में और बहुत सारे कम रिसोर्सेस लगेंगे आपको वही सेम प्रोडक्ट बनाने में। और क्या पता, जो जितने आप प्रोडक्ट पहले, आप समझो पहले 1000 गुड्स बना पाते थे, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से, डेवलपमेंट होने की वजह से आपकी टेक्नोलॉजी में ये 1000 शूज आपने पता है कितने बना लिए इस बार आपने 3000 शूज बना लिए। क्या बात है यार, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा। बढ़ सकता है ना, बिल्कुल बढ़ सकता है। वही बात है, टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छी यूज करोगे, नई टेक्नोलॉजी यूज करोगे। आपको भी पता होगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है हर दिन बदलती है, हर महीने बदलती है। आप कुछ प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लोगे, आप अगले महीना देखोगे उस चीज का ही सेम प्राइस, या तो प्राइस कम हो जाएगी या उतने ही वैल्यू में कुछ और अच्छी चीज आ जाएगी। मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ। क्या पता शायद आप भी रिलेट कर पाओ। चलो भाई, गुड रिलेशंस। देखो यार, एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, ये सोसाइटी की वजह से चलता है कि नहीं। अगर एक बिजनेस को चलाना है तो उसका जो रिलेशन है ना सोसाइटी के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। एक बिजनेस सोसाइटी की वजह से चलता है। अगर सोसाइटी के लिए वो कुछ करेगा नहीं, अगर वो बिजनेस कर रहा है सोसाइटी को हार्म करके, क्या उसका बिजनेस चलेगा? मुझे आप ये बताओ। 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो अपने देश में जो मार्केट है इतना बड़ा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अपनी जो भी है, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, आप कह सकते हो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना यार, मैं बिजनेसमैन कहना चाहूंगा एक्चुअली, ठीक है, इनकी जो कंपनीज है ये इतने लॉन्ग टाइम तक सस्टेन क्यों करती है? क्योंकि ये पैसे के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ लोगों का भलाई भी करते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ वर्क करते हैं, फेवर करते हैं उनके लोग। तो क्या होता है ना, इससे आप लोगों का दिल भी जीत लेते हो, आपने पैसे भी जीत लिए, तभी तो आगे बढ़ोगे आप। गुड रिलेशंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट ये सिखाना चाह रहा है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। देखो यार, सीधी सी बात है, बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे। ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपने सारे का सारा पैसा लगा दे। अरे क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा, बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है। आज आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, आपने बहुत प्रॉफिट कमाया, आपने क्या करा दोस्तों, आपकी जिंदगी भर की सारी पैसे एक एक जोड़ जोड़ के आपने उस बिजनेस में लगाया, सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी, लाइक A to Z आपके पास जितना भी था, ठीक है। कल आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है पूरी तरह से उसमें आग लग चुकी थी अनफॉर्चुनेटली, और आपने आपका इंश्योरेंस भी नहीं लिया था, फायर इंश्योरेंस आपने नहीं लिया था। सोचो यार, एक तरह से आपके पैसे पे आग लग गई है, आपका बिजनेस भी गया, आपके पैसे भी गए, आपके सपने भी गए। अब क्या, कहाँ रहोगे? फुटपाथ पे सोना रिस्की है, बहुत पता है ना, कोई भी उड़ा देता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। आपको ऐसे ही दोस्तों, आपको फंड्स ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर कोई एसपी का बच्चा है तो आपको भी पता होगा, हमने सीखा था ओनरशिप कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, याद रखें, रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे। तो ये सारी चीजों का आपको इस्तेमाल करना है, आपके बिजनेस में रखना है। आपको फंड्स इकट्ठा करने वाली टैलेंट होनी चाहिए। आप सीड फंडिंग करो, क्राउड फंडिंग करो, एंजल फंड्स, एंजल इन्वेस्टमेंट करवाओ, है ना। चलो आगे, टेकिंग डिसीजंस। देखो यार, जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो यार, एक बिजनेस है, वहां पे जो बॉस है ना उसका, अगर वही डिसीजन नहीं ले पाएगा, जो बिजनेस का मेन ओनर है अगर वही डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो क्या वो बिजनेस चलेगा? मुझे एक बात बताओ, जैसे अपना जो चैनल है, इसका मेन बॉस कौन हो गया? अपने राहुल सर। ये अपने राहुल सर है। अगर यही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो क्या हमारा चैनल चल पाएगा? हमारी फैमिली आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। और इतने टाइम तक बढ़ क्यों पा रही है इतने अच्छे से? क्योंकि डिसीजन सही हो रहे हैं। डिसीजंस का जो आउटपुट है वो वेराई कर सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन डिसीजन मेकर होना चाहिए। जैसे जैसे से वो डिसीजंस लेगा तभी पता चलेगा कि सही डिसीजन हुआ या गलत हुआ। अरे तुम पहले डिसीजन तो लो भाई, है ना। तो ये वाला स्टेप, टेकिंग डिसीजंस। चलिए, इसी के साथ हमने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर वाले कंसेप्ट को, टॉपिक को समझा। दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे, हेड पॉइंट्स को थोड़ा सा याद कर लो, मजा आएगा। नहीं याद होता कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपने मन से भी लिख सकते हो हेड पॉइंट्स भी, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन जो है आपकी सिंपल इंग्लिश में आना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों ये चीजों को लर्न करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप इसमें अपने मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मानोगे नहीं, एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, किसको पता नहीं चलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपको जितना आ सके इंग्लिश में बनाना उतना बेनिफिशियल होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो प्लीज 6 से 8 पॉइंट्स लिखो। चेकर को यहाँ पे अगर आप ऐसे क्वेश्चन में 2-4 पॉइंट का हेड पॉइंट्स दोगे ना, वो आपको 2 मार्क देगा 5 में से। बट ये क्वेश्चन अगर समझो 5 मार्क्स के लिए आता है और आप सभी ने 6 पॉइंट्स लिखे ना, तो आपको 3.5 देगा। कोई बच्चे ने अगर 8 पॉइंट्स लिख दिया ना, 4.5 भी वो दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना
जो चेकर है वो आपके हेड पॉइंट्स देखता है कि बच्चे ने कितना बड़ा आंसर लिखा है और उसकी कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। ऑब्वियसली वो तो मैटर करती है ना यार, आप कुछ भी लिख नहीं सकते। चलिए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपको चाहे बोलो, कोई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे पहला क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें पहला इनोवेशन। यार देखो सेम पॉइंट्स रिपीट होते जा रहे हैं यहाँ पे, आप आई होप आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो ऐसे पॉइंट्स आप एक दूसरे का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेकर भी उसको भी कोई इश्यू नहीं रहेगी। चलो इनोवेशन बताने की जरूरत है नहीं ना, अभी तो हमने जो कंसेप्ट पे बात करी इतनी, यही सेम पॉइंट यहाँ पे लगेगी। एक एंटरप्रेनर जो है भाई, उसको इनोवेशन करना होगा। आप सेम टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे कोक का, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक तो दोस्तों नॉर्मल कोक लाल कलर वाली, ठीक है, और एक होती है डाइट कोक। दोनों एक ही ब्रांड के हैं, एक ही कंपनी के हैं। अभी ये क्या था भाई, एकदम बहुत लंबे समय तक अब तक यही चलती आ रही थी, नॉर्मल कोक सब पी रहे थे। लेकिन इनसे ना, कोक वालों से, ये जो कंपनी थी, इनसे हो गई थी एक गड़बड़। ये हमें हमारे सीएस प्रोफेशनल में सीखा था हमने, इसमें एक केस स्टडी थी हमें, वो कभी फुर्सत में बताऊंगा, ये इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। और लेकिन मस्त सी चीज थी। इन्हों से जो नॉर्मल कोक वाली ब्रांड थी ना, इनसे गड़बड़ हो चुकी थी। तो ये लोग ने इनको कवर अप करने के लिए, ये लोग ने एक अच्छे वे में इस चीज को प्रेजेंट कर दिया। ये लोग का जो कवर अप था, इन्होंने बोला कि अरे हम एक नया कोक लाने वाले हैं जिसको डाइट कोक बोलते हैं, और जो भी डाइट करता है ये उसके लिए अच्छा होगा। पहले ये जो कंपनी थी नॉर्मल कोक वाली, इनका ये बोलना था आप कोक पियो, आपको डाइट करने की जरूरत नहीं। तो ये मिसलीड कर रहे हैं ना यार लोगों को, कस्टमर्स को। अब ऐसा ही दोस्तों डाइट कोक फिर ये लोग ने निकाला, और फिर ये लोग ने बोला आप सिर्फ डाइट कोक पियो, सब सेट हो जाएगा। तो बस वही था, डांट खाने वाले काम किए थे, तब ये समझेगा, ठीक है। लेकिन आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, नॉर्मल कोक ब्रांड ने इन्वेंशन किया, इनोवेट करा अपने ही आइडियाज में। पहले इनके पास कुछ नॉर्मल फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में दोस्तों ये लोग ने क्या करा, चेंजेस करे, और उस फॉर्मूला के द्वारा ये लोग ने एक और कोक बनाया जिसको कहते हैं डाइट कोक। तो ऐसे ही आपको अपने बिजनेस में इन्वेंशंस करने हैं, आपको कुछ इनोवेट करना है। जैसे दोस्तों मैगी का आपने स्टॉल्स देखे होंगे, लेकिन मैगी आइसक्रीम, मैगी फैंटा, क्या क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग को आगे बढ़ना है, वो लोग को लोगों के नजरों में आना है। बिजनेस जितना लोगों के नजरों में आएगा, आई होप फेवरेबल वाले नजरों में आए, पता चला गलत इंटेंशन नहीं आए, क्योंकि गलत इंटेंशन आ गया तो आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। लेकिन अच्छी नजर से इंटेंशन में लोगों की आंखों में आया आपका बिजनेस, अरे यार क्या बढ़िया बिजनेस कर रहा है, जाके देखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से ही आपको अपनी चीजों में इन्वेंशन करनी है, इनोवेट लाना है, उस चेंजेस करनी है उसमें। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें पैसा बोलता है, सीधी सी बात। आई होप आपको ये बताने की जरूरत नहीं, आपने पता होगा दोस्तों। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने ये इकोनॉमिक्स में किया था जब हम लेसन नंबर 1 तो था ही। लेकिन दोस्तों जब हम क्या कर रहे थे पता है, उसे में भी हमने ये किया है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक हमने अपना इकोनॉमिक्स में भी किया है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, जब आप दोस्तों 11th क्लास में थे। तो लेकिन आई होप आपको पता है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपको बदले में पैसा मिल रहा है, आप बदले में पैसे लगा रहे हो। इन द शॉर्ट पैसा यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है किसी ना किसी के पास। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मुझे कोई खाना खाने के पैसे देने वाला है? नहीं ना भाई, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो भाई, फिर है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अगर आपको एक बिजनेस चलाना है, अगर आप छोटे स्केल पे चलाना चाहते हो तो चलो फिर तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ लोकल में ही नाम नहीं कमाना चाहते, हम ऑल ओवर ग्लोब जाना चाहते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया वाइड स्प्रेड होना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल हो जाओ। लेकिन दोस्तों उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, आपको एक पूरी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। आपके जितने भी एम्प्लॉयज, आपके जितने भी स्टाफ है, सबको यूनिटी में रहना है, सबको टीम वर्क लाना है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या एक इंसान से चलता है? नहीं चल सकता। उसको एक पूरी टीम चाहिए जिनका सभी का एक ही गोल है, और वो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना। ठीक है, ऐसे बिजनेस ही मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रन करते हैं, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है किसी भी बिजनेस का चलना। चलिए क्रिएटिव एक्टिविटी, दोस्तों हमने ये वाला जो पॉइंट था लेक्चर नंबर 1 में किया था। तो देखा दोस्तों ये पॉइंट्स, ये जो आंसर्स है ना, यहां पे देखो मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ओसीएम से उठा लिया, इनोवेशन लास्ट क्वेश्चन का है, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग ये तो शायद आप खुद से भी लिख सकते हो यार। क्रिएटिव एक्टिविटी ये आपने लेक्चर नंबर 1 में अगर पढ़ा था तो यहाँ पे वो याद आएगा, लिख देना। सारे एक जैसी लगेंगे आपको क्वेश्चंस, हेड पॉइंट्स आपको बनाना है।
जैसे आपको लगे एग्जाम में, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से 2 से 3 पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ पे मेन ना रोल पता है क्या है, हेड पॉइंट ज्यादा लिखना है, अंदर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भरा भरा होएगा तो अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आंसर में ना, ये आंसर अगर एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन ये लेसन के, तो ये आपके पता है क्या करेंगे, ये आपका टाइम लेंगे। ये समय वाले क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, लेकिन ये आपका टाइम लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको बहुत जरूरी है एग्जाम के दिन। चलिए क्रिएटिव एक्टिविटी देखो यार, आपको सबसे हटकर सोचना है, एकदम अलग सा, आपको आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैगी आइसक्रीम, क्या कभी किसी ने सोचा था कि मैं मैगी के ऊपर आइसक्रीम डाल के खाऊंगा? पता नहीं वो सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है, लेकिन किसी ने ये सोचा था क्या कोई इस चीज का बिजनेस खोल देगा? मैगी फैंटा, मैगी के साथ सॉस, सॉस तो खैर अक्सर बहुत लोग खाते हैं, मैं नहीं खाता, मुझे मत देखो ऐसे, बिल्कुल नहीं खाता हूं मैं, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ। चलो आगे, मैनेजरियल स्किल लीडरशिप देखो यार, ऑब्वियस सा बात है, आपके पास एक मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स यानी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, आप वहां पे डिसीजन ले सको, आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास दोस्तों लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको इस लेसन का लेक्चर नंबर 1 याद है तो हमने देखो यार वहां पे बात भी करी थी लीडरशिप वाली, कि एक एंटरप्रेन्योर जो है अगर उसको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले उसको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, वो उसके बाद ही बन पाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में पता है क्या लिखोगे, अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले उसको एक लीडर बनना पड़ेगा। जैसे ही वो लीडर बनेगा तो उसको कंटिन्यूस एफर्ट्स लगेंगे। लीडर अगर वो बनता है तो जो उसके आसपास लोग काम करते हैं वो उसको एज ए रोल मॉडल कंसिडर करेंगे। अगर लीडर ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो इस तरह से ही लीडर जो है ना, ये एक मेन क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, अपनी इंग्लिश में लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स। यही बात है, चेकर नहीं चाहता कि आप पूरा टेक्स्ट बुक उठाकर लिख दो, उसको भी पता है याद करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हो ना, इतनी अच्छी करो कि उसको लिख के अरे यार बहुत अच्छा लिखा है इसने, और जो हेड पॉइंट्स है ना वो थोड़े से प्रॉपर तरीके से, वहां पे हेड पॉइंट्स में कट शॉट नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने हेड पॉइंट लिखा फिर उसको कट करके दूसरा लिखा, वो थोड़ा गलत लगता है, वो चेकर की माइंड में ना गलत इंप्रेशन डालता है। तो आपको बस ना क्या करना है पूरे पेपर में, चेकर का दिल जीतना है, नथिंग एल्स। चलो भाई, रिस्क बेयरिंग देखो यार, ऑब्वियस सा बात है, जो एक लीडर नहीं कह सकते हम यहाँ पे, जो एक एंटरप्रेनर है, अगर आप उसको सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसके पास वो वाली क्वालिटी होनी चाहिए, वो वाली, यानी कि सर रिस्क है तो इश्क है, ये वाली अपनी क्वालिटी याद नहीं है? ये हमने दोस्तों एसपी में भी बात की थी, जब हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते थे तो हमने दोस्तों इस पे बात करी थी। इक्विटी वाले क्या होते हैं? वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है। बिजनेस कभी बहुत चलता है, कभी बिल्कुल नहीं चलता है, इसके लिए तो रिस्क बिजनेस के साथ इनसेपरेबल है। चलो, स्किलफुल मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास स्किल्स होना चाहिए। पता चला आपने ऐसे एम्प्लॉयज को बिठा के रखा है, आपने उनको काम भी अलॉट कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो काम नहीं आता। लाइक आप साइंस के बच्चों से बोल रहे हो कि आपको अकाउंट संभालना है, लाइक आप कॉमर्स के बच्चों से बोल रहे हो आपको साइंस के फील्ड के कुछ रिलेटेड काम करना है, तो बहुत मुश्किल है ना। जैसे मुझे कल कोई बोल देगा भाई तुझे फैन ठीक करना है जो खराब हो चुका है, फैन तो ठीक नहीं होगा, शायद मैं टपक जाऊंगा क्योंकि कुछ गलत वायर मेरे टच ना कर जाऊँ, है ना। तो वही बात है, स्किलफुल मैनेजमेंट, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास वो स्किल्स है, जिसके पास वो नॉलेज है, नॉलेज ही पावर है, आपको भी पता है, तो वो एम्प्लॉयज को, आपको वैसे एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है। चलिए, इन द लास्ट, गैप फिलिंग फंक्शन। देखो यार गैप, आप ये समझो ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे दोस्तों पूरे 100 लोग काम करते हैं, लेकिन इनके बीच में ना एक वो टीम वर्क वाला फील नहीं है। ये लोग सारे अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, लेकिन इन लोग के बीच में ना भाईचारा नहीं है। ये लोग आते हैं ऑफिस, काम करते हैं और चले जाते हैं। यार देखो, ऑफिस का काम करो लेकिन साथ में कुछ ऐसे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग सा हमेशा चलते रहना चाहिए। मैं आपको भी यही बोलूंगा, पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ ना आपके साथ मेमोरीज होनी चाहिए आपकी 12th की। ऐसा नहीं यार सिर्फ पढ़ाई किया और मतलब दिन भर पढ़ते रहे, नहीं नहीं, मजे करो। पढ़ाई देखो होएगी, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। पढ़ाई तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कोई बच्चा दिन भर पढ़ाई कर रहा है, 90 लाना है 90 लाना है, भाई तो 90 तो ले आएगा, लेकिन 12th में शायद आपके पास कोई मेमोरीज नहीं होगी जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो ऐसे ही दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोई एम्प्लॉय काम करता है तो ये सोचेगा ना, मैं कल ऑफिस जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, अपने बॉस को एक अच्छा सा खुश कर दूंगा यार कि वो मेरा मेहनत देख के खुश हो जाएगा। यहाँ पे वो आता है, काम करता है, चले जाता है। अरे ऐसे करेगा तो तू शायद ये ऑफिस में आने से बोर हो जाएगा। तेरे को इस ऑफिस में आने के लिए मजा आना चाहिए, ठीक है, लाइफ में मजा होना चाहिए भाई, फन होना चाहिए ऑल टाइम, ठीक है। तो ये जो कंपनी का बॉस ये देखता है, अरे यार ये लोग बहुत मतलब सिर्फ आते हैं काम करके चले जाते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा मेरे को भी, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे जबरदस्ती काम करा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ये सारे एम्प्लॉयज के लिए ना एक पार्टी थ्रो करता हूँ। ये पार्टी में सब आए और ये सारे एम्प्लॉयज को लगा अरे यार मैं तो फालतू इससे बात नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है,
है ना। तो आपने अब क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में आपने गैप फिल किया है, टीम वर्क वाला आपने गैप फिल किया है, उनके लाइफ के स्ट्रेस को दूर करके आपने गैप फिल किया है, तो वो है नजदीकिया आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच में। वो एक लॉन्ग वे था यार, आपके बीच में एक पता नहीं एक दीवार खड़ी थी जो आपके एम्प्लॉयज का रिलेशन अच्छा नहीं था। देखो यार, ऑब्वियस सा बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उनके एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए बहुत ही अच्छा, लाइक एक फैमिली कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आप समझो, अगर आपको एक ही जगह रोज जाना है तो क्या आप सेम उसी फोकस के साथ, उसी मजे के साथ, उसी एकदम जोश के साथ जाते हो क्या? नहीं ना। अगर ये जोश नहीं होगा हर दिन, फिर वो रोज रोज नहीं जा पाओगे आप, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे। तो एक लीडर जो है, एक एंटरप्रेनर जो है, उसको ये चीज का ध्यान रखना। तो यही था दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई होप आप सभी को समझ में आया। और अगर आ चुका है तो दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको प्यार बांटना है मुझे भी, तो आप दोस्तों यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको कर दूंगा। अगर आप मुझे डाउट पूछोगे या कुछ मैसेज करोगे तभी मैं फॉलो करता हूँ, नहीं तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि वो मेरा स्टूडेंट है या नहीं, इसके लिए। चलो, बाकी इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये लेसन बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पे आप फ्री के मार्क्स ले सकते हो, बट आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अब मैं जब कहता हूँ फ्री के मार्क्स, तो बच्चा कहता है क्या सर, आप तो हर लेसन में आते हो बोलते हो फ्री के मार्क्स ग्रैब करो। अरे भाई देखो, जो सच है वो है, क्या करूं। अब तुम ग्रैब नहीं कर पा रहे या तुम ये बात सुन नहीं पा रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, फ्री के मार्क्स है, तुम ले लो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लो तो फिर तुम्हारा लॉस, मेरे को क्या। चलो फिर दोस्तों, इस ओसीएम के लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे। 12th वाले बच्चों, आप सभी से मैं मिलता हूँ लेक्चर नंबर 3 में, लेसन नंबर 3 के साथ। और फिर कुछ और लेक्चर्स लगेंगे, 2 लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम, फिर हम ये लेसन को फिनिश कर देंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे डाउट्स भेजिएगा यहाँ पे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया है। मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। मजे करो यार और पढ़ाई करो साथ।